हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, आज का हम लोग का टॉपिक है वायरस। वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। इससे पहले वाले क्लासेस में हम लोगों ने फंजाई के बारे में कम्प्लीटली पढ़ लिया था। कवक क्या है, कवक के सामान्य लक्षण क्या होते हैं, कवक का वर्गीकरण क्या है और कवक में जनन क्या है, ये सब टॉपिक हम लोगों ने कवक के बारे में क्या कर लिया था, पढ़ लिया था अच्छे से। बट आज की क्लास में हम लोग विषाणु के बारे में पढ़ेंगे, मतलब इसको इंग्लिश में वायरस कहते हैं, तो वायरस के बारे में पढ़ेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो विषाणु के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वायरस है ऑफलाइन की क्लासेस से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें ऐड किया गया है, इसलिए वीडियो को स्किप ना कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखिए एक तरफ से, क्योंकि आपको ऑफलाइन की अपेक्षा इस वाले वीडियो में ऑनलाइन क्लासेस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया गया है, इसलिए वीडियो को पूरा से पूरा देखें और अच्छा लगे तो लाइक कर लें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विषाणु के बारे में, जिसको क्या कहते हैं? इंग्लिश में वायरस कहते हैं। ठीक है, तो वायरस जो होता है, विषाणु एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जहर मतलब पॉइजन होता है। विषाणु एक लैटिन भाषा का शब्द है जिसका अर्थ जहर, यानी इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? पॉइजन कहते हैं। तो पहली बात विषाणु के बारे में क्या बताएंगे? सबसे पहले हम यही कह देंगे कि जो विषाणु होता है यह एक लैटिन भाषा का शब्द है। किस भाषा का है? तो लैटिन भाषा का शब्द होता है जिसका अर्थ क्या होता है? जहर, यानी इंग्लिश में इसको पॉइजन कहते हैं। दूसरी बात करेंगे कि विषाणु शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम लुईस पास्चर ने किया था। तो ये जो वायरस है, विषाणु शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो लुईस पास्चर नामक वैज्ञानिक ने किया था, और इन्होंने विषाणु को अज्ञात रोगाणु कहा। क्या कहा? अज्ञात रोगाणु कहा। देखिए, इस दो लाइन में आपके 3 प्रश्न बन गए। पहला प्रश्न, विषाणु शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो लैटिन भाषा से लिया गया, जिसका क्या अर्थ होता है? जहर। अब दूसरा क्या है कि विषाणु शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो विषाणु शब्द का प्रयोग करने वाले वैज्ञानिक कौन है? लुईस पास्चर है। तीसरा प्रश्न क्या हो जाए? किसने विषाणु को अज्ञात रोगाणु कहा था? तो लुईस पास्चर ने क्या कहा था? अज्ञात रोगाणु। तो विषाणु को अज्ञात रोगाणु भी कहते हैं, ये सर्वप्रथम किसने कहा था? लुईस पास्चर ने किया था। तीसरे पॉइंट में इसके हम समझेंगे कि विषाणु सूक्ष्मदर्शी, अकोशिकी तथा संक्रमित कण होते हैं। मतलब जो वायरस होता है, जो विषाणु होते हैं, ये सूक्ष्मदर्शी होते हैं। मतलब हम इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करते हैं? देखते हैं। और अकोशिका मतलब इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है। संक्रमण का मतलब संक्रमित यानी रोग उत्पन्न करने वाला कण होता है। अब हम इसमें आगे की तरफ देख लेते हैं। विषाणु में जो जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए या आरएनए में कोई एक ही न्यूक्लिक अम्ल पाया जाता है। मतलब आनुवंशिकी पदार्थ क्या होता है? डीएनए आरएनए होता है। तो जो न्यूक्लिक अम्ल होता है विषाणु में, इन दोनों में से केवल एक ही पाया जाएगा, या तो डीएनए पाया जाएगा या तो इसमें आरएनए पाया जाएगा। ठीक है, ये तो बात रही विषाणु की। अब हम देख लेते हैं कि विषाणु से संबंधित खोजें। विषाणु से संबंधित क्या चीज़ खोजे, यानी डिस्कवरीज रिलेटेड टू वायरस। विषाणु से संबंधित क्या क्या चीज़ें खोज की गई है? सबसे पहली बात, इवानोस्की ने सन 1892 में तंबाकू की पत्ती में चितेरी रोग का क्या किया था? तो चितेरी रोग का अध्ययन किया था या खोजा था। चलिए, पहला प्रश्न क्या बनेगा कि इवानोस्की ने 1800 किस ईस्वी में? तो 1892 ईस्वी में क्या किया था? तो 1892 ईस्वी में इन्होंने तंबाकू के पत्तों पे चितेरी रोगों की क्या की थी? खोज की थी। ठीक, दूसरे स्टेप में विजरिंग नामक वैज्ञानिक ने सन 1892 ईस्वी में इवानोस्की के द्वारा खोज की गई चितेरी रोग की पुष्टि की थी। अगर बात ये पूछा जाए कि विजरिंग ने क्या किया था, तो विजरिंग ने इवानोस्की के द्वारा खोज किए गए चितेरी रोग का उन्होंने क्या किया था? पुष्टि किया था। ठीक है, हमें पता है कि ऑफलाइन में ये क्लासेस मैं ले चुका हूँ और ये टॉपिक भी मैं पढ़ा चुका हूँ, लिखवा भी दिया गया है। बट इसमें और भी आगे चल कर के कुछ चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, इसलिए आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को स्किप ना करिएगा कि नहीं ये तो हम पढ़े हैं या हमको आ रहा है।
तो आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपका रिवीजन हो जाएगा, इसलिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट जो है डाला गया है ताकि आपको ये ना लगे कि जो चीज़ें पढ़ाई गई वही चीज़ फिर से आ गई है। बस आज का ये टॉपिक है, उसके बाद कल से आपका टीएमबी वगैरह जो चलेगा, जो आप नहीं पढ़े रहेंगे तो ये पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इसमें आपको बहुत सारे ऐसा चीज़ें जो एक्स्ट्रा है, इसलिए आपको वीडियो को स्किप करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें एक्स्ट्रा कंटेंट दिया गया है, तो पूरा से पूरा वीडियो को देखिए। चलिए आगे तरफ बढ़ लेते हैं। आगे देखिए इसमें क्या है, लुईस पास्चर तथा वीजरिंग ने विषाणु को जीवित तरल संक्रामक कहा था। लुईस पास्चर और वीजरिंग दोनों ने विषाणु को क्या कहा था, तो दोनों ने विषाणु को कहा था जीवित तरल संक्रामक। ठीक है। उसके बाद एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था स्टैनले ने क्या किया था, तो स्टैनले ने सन 1935 ईस्वी में तंबाकू में चितेरी विषाणु का क्या किया था, क्रिस्टलीकरण किया था। तो जो चितेरी रोग उत्पन्न किया था गया था किसमें, वो भी तंबाकू के पत्ती में, तो तंबाकू के पत्तियों में चितेरी रोग का इन्होंने क्या किया था, क्रिस्टलीकरण किया था। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए क्रिस्टलीकरण करने वाले वैज्ञानिक का नाम, तो स्टैनले हो जाएंगे। किसने कहा था जीवित तरल संक्रामक, देखिए जीवित तरल संक्रामक जो है ये लाइनिंग जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये लाइनिंग कई बार नीट के एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ कि जीवित तरल संक्रामक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है विषाणु को। और किसने कहा था, तो लुईस पास्चर और वीजरिंग ने किया था। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ लेते हैं, इसके अगले पॉइंट की तरफ बढ़ लेते हैं, अगला पॉइंट समझ लेते हैं। अब इन्होंने इस कार्य के लिए इनको क्या किया गया था, इस कार्य के लिए इन्हें सन 1946 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनको 1946 में क्या मिला, नोबेल पुरस्कार मिला था। अब अगले स्टेप में देखिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डार्लिंगटन ने 1944 में बताया कि विषाणु जो होते हैं ये न्यूक्लियो प्रोटीन का क्या होता है, तो विषाणु जो होते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन का बना होता है। न्यूक्लियो प्रोटीन का मतलब न्यूक्लियस और प्रोटीन्स। ठीक है, तो ये न्यूक्लियो प्रोटीन्स का क्या होता है, बना होता है। उसके बाद दो वैज्ञानिक और थे, हर्शी एवं चेज ने सन 1952 में सिद्ध किया कि डीएनए जीवाणु भोजी का आनुवंशिकी पदार्थ है। क्या सिद्ध किया कि डीएनए जो होता है ये आनुवंशिकी, जीवाणु भोजी का क्या होता है, आनुवंशिकी पदार्थ होता है। अब जीवाणु भोजी क्या है ये भी आगे हमको आपको पढ़ाएंगे। वैसे जीवाणु भोजी का मतलब कोई जीवाणु नहीं बल्कि विषाणु है, तो विषाणु है, और इस जीवाणु भोजी विषाणु के बारे में हम क्या करेंगे, अगले दिन क्लास में डिस्कशन करेंगे। आगे की तरफ देख लेते हैं। रॉबर्ट गैली तथा लुक मॉन्टेग्नियर ने सन 1984 में HIV की खोज की थी। अब रॉबर्ट गैली और लुक मॉन्टेग्नियर जो थे इन्होंने क्या किया था, इन्होंने 1984 में HIV की खोज की थी। अब आपके दिमाग में प्रश्न चल रहा होगा कि HIV क्या होता है, तो यहाँ मैं HIV भी लिख दिया हूँ। HIV का पूरा नाम होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ वायरस, मतलब एड्स जो होती है, एड्स एक प्रकार की डिजीज़ है। तो एड्स जिस वायरस से होता है उस वायरस को क्या कहते हैं, HIV वायरस कहते हैं, ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी ऑफ वायरस कहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में देखिए कुछ वैज्ञानिक ने विषाणु जनित रोगों का भी क्या किया था, पता लगाया था। देखिए जो कि निम्नलिखित है, मतलब कुछ ऐसे भी वैज्ञानिक थे जो विषाणु से होने वाले रोग के बारे में बताया था, जैसे लॉफर तथा फ्रांस 1897 ईस्वी में। आई होप, मुझे ऐसा लगता है कि शायद मैं ये ऑफलाइन की क्लासेस में आप लोगों को नहीं बताया हूँ। अगर बताया हूँ तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि हाँ सर पढ़ाया गया है ये चीज़ें। फिर भी देख लीजिए, लॉफर तथा फ्रांस जो थे, लॉफर तथा फ्रांस 1897 ईस्वी में जर्मनी में पशुओं में खुरपका मुखपका रोग का पता लगाया था। अब आपसे पता मतलब आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए पशुओं में खुरपका मुखपका रोग का पता किसने लगाया था, तो लॉफर तथा फ्रांस ने। किस सन में, 1897 ईस्वी में। दूसरे वैज्ञानिक कौन है, पेटन रॉस, जो कि 1911 मतलब 1911 ईस्वी में आए थे। इन्होंने मुर्गों में कैंसर रोग के बारे में पता लगाया था। अब आपसे पूछा जाए कि मुर्गों में कैंसर रोग उत्पन्न करने वाले के बारे में किसने बताया था, तो पेटन रॉस ने बताया था। अब तीसरा कौन है, लैंड स्टीनर तथा पोपर। अब लैंड स्टीनर तथा पोपर ने क्या किया था, 1909 ईस्वी में इन्होंने मनुष्यों में पोलियो रोग के बारे में क्या किया था, तो पोलियो रोग के बारे में पता लगाया था।
अब आपसे पूछा है कि पोलियो रोग की खोज किसने की, तो लैंड स्टीनर तथा पोपर नामक वैज्ञानिक ने क्या किया था, इसकी खोज की थी। तो ये बात रही जीवाणु के से संबंधित कुछ खोजें। अब हम पढ़ेंगे जीवाणु से नहीं, विषाणु से संबंधित कुछ खोजें थी। अब हम पढ़ेंगे विषाणुओं के सामान्य लक्षण, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वायरस। मतलब ये जो विषाणु है, विषाणु की कुछ न कुछ तो कैरेक्टर होंगे, कुछ न कुछ तो उसका लक्षण होगा। कैसे पहचानेंगे कि विषाणु जो होता है, मतलब ये विषाणु है, इसके क्या कैरेक्टर होते हैं। विषाणु के सामान्य लक्षण जो होते हैं ये निम्नलिखित है। पहला, विषाणु अकोशिकीय होता है। क्या होते हैं, विषाणु जो थे अकोशिकीय मतलब इसमें कोई भी कोशिका नहीं होती है, जो फिल्टर द्वारा भी अलग नहीं किया जा सकता। मतलब विषाणु जो थी अकोशिकीय होते हैं, मतलब इसमें कोई कोशिका नहीं होती है। इसको अगर हम फिल्टर भी कर ले तो भी फिल्टर के द्वारा भी अलग नहीं कर सकती, क्योंकि ये ज़्यादा छोटा होता है। देखिए, विषाणु एक अति सूक्ष्म कणिका में संरचना होती है। क्या होती है, तो विषाणु जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यानी एकदम अति सूक्ष्म मतलब ज़्यादा छोटा होता है। कणिका मतलब कणिका के रूप में, कण के रूप में संरचनाएं क्या होती है। ठीक, तीसरी पॉइंट क्या बता लेंगे, इनको इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा जा सकता है। मतलब जो विषाणु है, विषाणु को किसके द्वारा, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं। उसके बाद देखिए, ये जो होता है ये सजीव व निर्जीव के बीच की संयोजक क्या होती है, कड़ी होती है। अब सजीव और निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी का क्या मतलब है, जैसे अगर कोई विषाणु सजीव कोशिकाओं में प्रवेश किया तो उसके अंदर सजीव के लक्षण आते हैं। अगर वह सजीव कोशिका से बाहर है, वायुमंडल में, वातावरण में है, तो वो क्या होता है, निर्जीव अवस्था में रहता है। इसलिए उनमें सजीवों और निर्जीवों के दोनों का क्या पाया जाता है, लक्षण पाया जाता है। इसलिए हम वायरस को न सजीव और निर्जीव के बीच की क्या कर देते हैं, संयोजक कड़ी कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके अगले पॉइंट, विषाणुओं में स्वयं के प्रोटीन संश्लेषण के लिए साधन नहीं होता है। जैसे अन्य प्रकार के ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस के लिए क्या होता है, कुछ न कुछ साधन होते हैं। बट विषाणुओं में ऐसा कोई सिस्टम नहीं, इसमें कोई भी साधन नहीं होता है। जैसे आपको पता है डीएनए से बनता है आरएनए, आरएनए से बनता है प्रोटीन। तो आरएनए से प्रोटीन बनने की जो क्रिया है, ट्रांसलेशन कहते हैं उसको। विषाणुओं में देखिए अगली पॉइंट, विषाणुओं पर प्रतिजैविक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब विषाणु पे जो हम एंटीबायोटिक लेते हैं उसका कोई असर नहीं पड़ता है। तो आज के सेशन में हम लोगों ने कंप्लीट किया कि वायरस क्या है और वायरस के द्वारा यानी वायरस से संबंधित खोजें और वायरस के सामान्य लक्षण। तो वायरस हम लोगों ने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। अब 2-3 टॉपिक और बचा हुआ है। ये 2-3 टॉपिक जो है कि मुझे लगता है 2-3-4 दिन में कवर हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा ये आपका टॉपिक। बचा क्या है, जैसे एक टॉपिक बचा है बैक्टीरियोफेज, और एक टॉपिक क्या बच जाएगा आपका, टीएमवी यानी टोबैक मोजैक वायरस 2। इसके बाद क्या बचेगा आपका, इसके बाद इसमें ये मुझे लगता है इसके बाद ये चैप्टर क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। नहीं, पढ़ना है आपको शैवाल। ठीक है, शैवाल भी पढ़ लेंगे थोड़ा सा इसी में, क्योंकि कवक पढ़ ली तो शैवाल पढ़ेंगे, तब उसके बाद जाकर के हमारा टॉपिक क्या हो जाएगा। तो ये रहा विषाणुओं से, विषाणु के बारे में रहा। ठीक है, अब हम पूछ लेते हैं कल के लेक्चर से आज का जो हमारा प्रश्न होगा। प्रश्न बताइए आप लोग, प्रश्न क्या है, पनीर बनाने वाले कवक का नाम बताइए। कल की क्लासेस में हम आपको बताए थे, जब कवक का आर्थिक महत्व बताए थे तो लाभदायक में बताए थे कि कवक का जो होता है वो कौन सा कवक पनीर को बनाता है। और दूसरा बताइए दाद उत्पन्न करने वाले कवक का नाम, मतलब कौन सा ऐसा कवक है जो दाद रोग को क्या करती है, उत्पन्न करती है। इन दोनों सवालों के जवाब आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए। ठीक है, थैंक यू।